हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो एक्सपोर्ट है वो दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि अंडरबॉट या एलयूटी, और सेकंड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक एक्सपोर्टर के पास में ऑप्शन होता है कि वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकता है। जब भी कोई एक्सपोर्टर है वो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है, तो जब वो अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा उस टाइम उसको नॉर्मली जैसे वो टैक्स पे करता है वैसे ही उसको टैक्स पे करना है अपना जीएसटीआर 3 फाइल करते टाइम। और एक बार उसके गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, उसके बाद में गवर्नमेंट उसको उसने जो आईजीएसटी पे किया था एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, उस आईजीएसटी का रिफंड है वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ही ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर रिफंड कैसे कैसे मिलेगा, किन किन एक्सपोर्टर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स है गवर्नमेंट ने रूल 96 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखी है। आज की क्लास में हम लोग इसी रूल का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द बेयर लैंग्वेज ऑफ दिस रूल। द शिपिंग बिल filed by an exporter of goods shall be deemed to be an application for refund of IGST paid on the goods exported out of India. This application shall be deemed to have been filed only when Rule 96 का सब रूल 1 एप्लीकेबल किस पे है? गुड्स के केस में। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा आगे देखेंगे। सब रूल 1 सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये सब रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एक्सपोर्टर है वो शिपिंग बिल फाइल करेगा, एक्सपोर्ट करते टाइम शिपिंग बिल फाइल करना होता है, तो उसके शिपिंग बिल को ही हम रिफंड एप्लीकेशन मान लेंगे। मतलब क्या हुआ, उसको अलग से कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि अंडर बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट करता है तो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड लेने के लिए उसको रूल 89 में जाकर फॉर्म RFT 01 में एक अलग से रिफंड एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रूल 96 में नहीं है। मतलब एक एक्सपोर्टर जो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का बेनिफिट क्लेम करना चाहता है, जब वो शिपिंग बिल फाइल करेगा एक्सपोर्ट के टाइम में, उस शिपिंग बिल को ही उसके रिफंड एप्लीकेशन मान लेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। ठीक है, 3 कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है ये देखते हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैरिंग द एक्सपोर्ट गुड्स duly files a departure manifest or an export manifest or an export report covering the number and date of shipping bills or bill of export. First condition क्या कहती है कि जिस मोड ऑफ कन्वेंस में आपकी गुड्स जा रही हैं, जैसे मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने सपोज करो नावा सेवा पोर्ट से कोई गुड्स है वो एक्सपोर्ट किए। ठीक है, नावा सेवा पोर्ट से एक्सपोर्ट किया है मतलब मेरे गुड्स वेसल में जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस वेसल में मेरे गुड्स जा रहे हैं उस वेसल का पर्सन इन चार्ज यानी कि वहां का जो कैप्टन है या मास्टर ऑफ वेसल है, उस मास्टर ऑफ वेसल पर एक कस्टम्स एक्ट 1962 में एक ऑब्लिगेशन कास्ट की गई है कि जब भी वो जो कन्वेयंस है यानी कि वो जो वेसल है जब इंडिया को लीव करेगा उससे पहले उस मास्टर ऑफ वेसल को क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा कस्टम अथॉरिटीज के पास। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस कन्वेयंस में कौन कौन से शिपिंग बिल के गुड्स है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं या इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनकी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज कि वो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस है जिसमें वो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसका जो पर्सन इन चार्ज है वो क्या करेगा, जो कस्टम्स एक्ट में जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब है whether it is departure manifest or export manifest or export report as the case may be, depending upon the mode of conveyance इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो जाता है बट कंटेंट वाइज इट इज द सेम। जो गुड्स या जो पर्सन है इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनकी डिटेल्स होती है बेसिकली उसमें। ठीक है ना, उस कन्वेयंस में जो भी जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज वो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस है वो क्या करे, वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो फाइल करें और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी जो शिपिंग बिल की डिटेल्स है वो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये कंडीशन गवर्नमेंट ने क्यों डाली है? भाई आप तो कह रहे हो कोई भी फाइल करते टाइम कि मैंने ये गुड्स से एक्सपोर्ट किए हैं। गवर्नमेंट इस फैक्ट को क्रॉस टैली कर रही है कि आपने जो शिपिंग बिल मेंशन किया है
या आपने जो एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर मेंशन किया है, क्या उसके गुड्स एक्चुअल में इंडिया से बाहर गए हैं क्या, ये कहां से वेरीफाई कर रही है, वो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है, वो जो डॉक्यूमेंट फाइल करता है उससे क्रॉस वेरीफाई कर रही है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। एप्लीकेंट यानी कि जो एक्सपोर्टर है, जिसके गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, उसने क्या किया हुआ होना चाहिए, एक वैलिड रिटर्न है GSTR 3B में फाइल किया हुआ होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब ये अपना GSTR 3B फर्निश करेगा, मतलब कोई भी पर्सन है जब वो GSTR 3B फर्निश करता है तो इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, उसको अपनी सारी लायबिलिटीज है वो उसमें डिक्लेयर करनी पड़ती है 3B में कि मेरी ये सेल है, ये एक्सपोर्ट है, सो वो सब फाइल किया उसने। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि सिस्टम है उसको टैक्स कंप्यूट करके बताता है कि तेरा इतना टैक्स बनता है, उस टैक्स को सेकंड स्टेप में जाके उसको पे करना पड़ता है। तो वैलिड रिटर्न कब माना जाता है, जब उसने अपनी लायबिलिटीज और डिटेल्स फर्निश कर दी और उस रिटर्न से जितना भी टैक्स बना वो टैक्स भी पे कर दिया, तो ये माना जाता है कि उसने अपना वैलिड रिटर्न फर्निश कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन इज, एक्सपोर्टर है उसने अपना वैलिड रिटर्न फर्निश किया हुआ होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि उसने उस रिटर्न के अंदर वो जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है उसकी डिटेल्स शो करनी होनी चाहिए और उसमें जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स भी उसने पे किया हुआ होना चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। प्रोविजन, if there is mismatch between the data furnished in shipping bill and that furnished in the statement of outward supplies, that is GSTR1, such application shall be deemed to be filed on such date when the mismatch in respect of said shipping bill is rectified by the exporter. Okay, एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है कस्टम पोर्टल पे। वो जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की डिटेल्स है उस शिपिंग बिल में आती है। नाउ जब आप GSTR1 फर्निश करते हो तो उसमें भी उस सेम एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की डिटेल्स आएगी। रिफंड है, हम लोग आगे इसी रूल में देखेंगे, रिफंड कब सैंक्शन होता है, जब आपने जो GSTR1 में अपना एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट वाला डेटा है वो फर्निश किया है, वो डेटा अगर आपने कस्टम पोर्टल पे जो डेटा फर्निश किया है उससे अगर मैच हो जाता है तो आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। अब सपोज करो आप जब शिपिंग बिल फाइल करने गए तो आपने क्या किया, पॉइंट्स में आपका जो सेल का फिगर था, एक्सपोर्ट वैल्यू थी, वो आपने पॉइंट्स में दिखा दी, ठीक है। जब आप अपना GSTR1 फाइल करने गए तो आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया। नाउ मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज ये जो टैली होता है, डेटा मैच होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो वहां पे अगर इवन इफ 0.1 का भी डिफरेंस है तो भी क्या होता है, वो डेटा मैच नहीं होता है। तो अगर मिसमैच हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में ये प्रोविजन क्या कहता है कि अगर मिसमैच होता है तो जिस दिन आप उस शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल्स है वो रेक्टिफाई कर दोगे, एक जगह पे करेक्ट कर दोगे, उस दिन हम ये मानेंगे कि आपका जो शिपिंग बिल है वो रिफंड एप्लीकेशन के रूप में सबमिट किया गया है। मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो जिस दिन आप रेक्टिफिकेशन करोगे वो डेट मानी जाएगी जिस दिन आपने अपना रिफंड क्लेम फाइल किया, राइट। ओके, नाउ third condition, the applicant has undergone Aadhaar authentication under Rule 10B. Applicant यानी कि एक्सपोर्टर जो ऑन पेमेंट ऑफ IGST का ऑप्शन ऑप्ट करता है, उसके शिपिंग बिल को हम एक रिफंड एप्लीकेशन कब मानेंगे, जब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन इज उसने आधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ होना चाहिए रूल 10B में। रूल 10B क्या बताता है कि 3 सिचुएशंस में एक पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। 3 सिचुएशंस कौन कौन सी है, फर्स्ट रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी चाहेगा तब, सेकंड एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड अगर उसको फाइल करना है रूल 89 में, और थर्ड कौन सी है, अगर उसको रूल 96 में ऑन पेमेंट ऑफ IGST वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है और उसका रिफंड क्लेम करना है तो भी उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, ऐसा रूल 10B में लिखा है, उसको यहाँ पर कोरिलेट किया है। तो दिस इज द थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो शिपिंग बिल है उसको ही रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाए, ठीक है। ओके, नाउ सब रूल 2, the details of relevant export invoices in respect of export goods contained in form GSTR1 shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the customs, and the said system shall electronically transmit
to the common portal a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India. Okay. तो सब रूल 2 क्या कहता है कि जैसे ही आप अपना GSTR 1 फाइल करोगे, उसमें आप बताओगे कि मैंने ये वाला जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है, इसमें जो कंसाइनमेंट था वो मैंने एक्सपोर्ट किया। तो जैसे ही आपने GSTR 1 सबमिट किया, तो जो कॉमन पोर्टल है यानी कि जो GST पोर्टल है वो क्या करेगा, वो इस डेटा को ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, कस्टम पोर्टल पे वेरीफाई करने के लिए। कस्टम पोर्टल पे अगर डेटा मैच हो जाता है कि आप बोल रहे हो मैंने अपना इनवॉइस नंबर 1 2 3 के थ्रू क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। अब ये 1 2 3 इनवॉइस नंबर का जो डेटा है कस्टम पोर्टल पे भी होगा, जब आपने शिपिंग बिल और दूसरी डिटेल्स उसमें डाली होगी तो वहां पे इनवॉइस नंबर भी वो पूछता है। तो वो इनवॉइस नंबर जैसे वहां पे मैच हो जाएगा तो कस्टम पोर्टल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिकली एक कंफर्मेशन भेजेगा जीएसटी पोर्टल को वापस कि यस ये आपके GSTR 1 में जो एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल्स है वो हमारे यहाँ से मैच हो गई, मतलब ये गुड्स है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुए। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है वो क्या होगा, कस्टम पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे आएगी। ओके, प्रोविजन where the date of furnishing from GSTR 1 for a tax period has been extended, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in table 6A of form GSTR 1 after the return in form GSTR 3B has been furnished, and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the customs. Okay, तो जो सेकेंड वाला जो सब रूल है ये क्या कहता है कि भाई GSTR 1 फाइल करोगे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी टैली होने के लिए कस्टम पोर्टल के। ठीक है, नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि GSTR 1 की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है, तो जैसे ही ड्यू डेट एक्सटेंड हुई GSTR 1 की मैचिंग हो नहीं पाएगी। कस्टम पोर्टल पे जो डेटा है उससे मैच होता है, जो GSTR 1 का डेटा होता है उससे मैच होता है। अब GSTR 1 की ड्यू डेट तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी, तो क्या जो एक्सपोर्टर्स है उनका रिफंड भी डिले हो जाएगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो एक्सपोर्टर फ्रेंडली है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला है। प्रोविजन क्या कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि GSTR 1 की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, तो उस सिचुएशन में GSTR 1 में एक टेबल 6A होती है, वो टेबल 6A में एक्सपोर्टर को क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल्स है वो डाल देनी है। तो 6A में जैसे ही आप डिटेल्स डालोगे वो डिटेल्स कस्टम पोर्टल पे वेरीफाई होने के लिए चली जाएगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का सुपर सिंपल सा एम है कि आप 6A अभी फाइल कर दो, बाकी जो GSTR 1 में जो बाकी की डिटेल्स है वो आप बाद में फर्निश कर देना, कोई इश्यू नहीं है। 6A का अगर डेटा कस्टम पोर्टल से वेरीफाई हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रोविजन में इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि टेबल 6A में आपने डेटा फर्निश कर दिया, इसके साथ ही आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने अपना GSTR 3B है वो फर्निश किया हुआ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इवन तो GSTR 1 की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, गवर्नमेंट क्या कहती है आपने 3B फाइल किया हुआ होना चाहिए। 3B फाइल नहीं करोगे तब तक रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल भी है, 3B फाइल करोगे तभी तो आप टैक्स पे करोगे, IGST तभी तो पे होगा, जब IGST पे करोगे तब आपको रिफंड मिलेगा। तो लॉ इज सुपर क्लियर कि इवन तो GSTR 1 की ड्यू डेट निकल गई है या सॉरी एक्सटेंड हो गई है, तो 3B है वो आपको टाइमली फर्निश करना है, और 3B आपने फाइल कर दिया, इवन तो GSTR 1 आप लेट फाइल करोगे बट 6A में डिटेल्स डाल दो और आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड प्रोविजन ये क्या कहता है कि भाई टेबल 6A में आपने डिटेल्स डाल दी, GSTR 1 में बाकी की सारी इंफॉर्मेशन है वो तो आप जब ड्यू डेट आएगी तब आप बाद में फर्निश करोगे, तो आपने 6A ऑलरेडी फर्निश कर दी, रिफंड भी ले लिया। अब आप अपना GSTR 1 जब फाइल करने जाओगे उस टाइम प्रोविजन सेकंड प्रोविजन है वो क्या कहता है कि आपने जो 6A में जो डिटेल्स फर्निश की थी वो डिटेल्स है ऑटो ड्राफ्ट होकर कहां पर आ जाएगी, आपके GSTR 1 में 6A मतलब ऑटो ड्राफ्ट होकर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी, आपको वापस से 6A फर्निश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब रूल 3, when the information that the valid return GSTR 3B has been furnished is transmitted from GST portal, the refund claim shall be processed by the custom portal or custom officer, and amount equal to IGST involved in each shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant
mentioned in his registration particulars and as intimated to the custom authorities. सब रूल 3 क्या कहता है कि जैसे ही जो एक्सपोर्टर है उसने अपना GSTR 3D फाइल किया, वैसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टम पोर्टल पे चली जाएगी और कस्टम पोर्टल या फिर कस्टम ऑफिसर उस क्लेम को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उस शिपिंग बिल में या उस एक्सपोर्ट इनवॉइस पे जितना भी IGST चार्ज किया हुआ था उस अमाउंट को क्या कर देंगे, एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ सब रूल 4, द क्लेम फॉर रिफंड शैल बी विथहेल्ड वेयर। सब रूल 3 क्या कहता है कि भाई आपका डेटा मैच हो गया, GSTR 1 का कस्टम पोर्टल से डेटा मैच हो गया, आपने GSTR 3D है वो भी फाइल कर दिया, तो जो रिफंड क्लेम है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सब रूल 3 में हमने देखा। नाउ सब रूल 4 क्या कहता है कि आपका रिफंड क्लेम है वो हम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको हम विथहेल्ड कर देंगे, उसको हम रोक लेंगे। ऐसा कब किया जा सकता है? 3 सिचुएशंस दी है जिसमें एक एक्सपोर्टर है उसका रिफंड क्लेम है वो विथहेल्ड किया जा सकता है। वो सिचुएशन कौन सी है? It is so requested by the jurisdictional commissioner of CGST, SGST और UTGST। अगर उस एक्सपोर्टर का जो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, GST कमिश्नर है, वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट मूव करता है कस्टम अथॉरिटीज को, उस सिचुएशन में उसका रिफंड क्लेम है वो विथहेल्ड कर देंगे। सेकंड, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स determines that the goods were exported in violation of the provisions of Customs Act 1962। सेकेंड सिचुएशन कौन सी है? जिसमें जो कस्टम ऑफिसर है उसको ही पता चलता है कि ये जो एक्सपोर्ट किया गया है वो एक्सपोर्ट है इन कॉन्ट्रावेंशन टू प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट किया गया है, तो उस सिचुएशन में जो कस्टम ऑफिसर है वो खुद ही क्या कर देगा, रिफंड क्लेम है वो विथहेल्ड कर देगा। थर्ड, द कमिश्नरिंग बोर्ड और एन ऑफिसर authorized by the board on the basis of data analysis and risk parameters is of the opinion that the verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund in order to safeguard the interest of revenue। तो थर्ड सिचुएशन जिसमें रिफंड क्लेम विथहेल्ड कर दिया जाएगा वो कौन सी है? जब CBIC का कमिश्नर है, बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC का कमिश्नर या फिर उनका ऑथराइज किया हुआ कोई पर्सन है वो रिक्वेस्ट मूव करता है, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, उस पर्सन का रिफंड क्लेम है वो विथहेल्ड कर दिया जाएगा। बोर्ड का कमिश्नर ये रिक्वेस्ट कब मूव कर सकता है? इसमें लिखा हुआ है, ये जो सब रूल है ये खुद ही कहता है कि अगर उसको ऐसा लगता है, बोर्ड कमिश्नर को अगर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइन नहीं है, इसने जो एक्सपोर्ट किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है और जो ऑफिसर्स है उनके लिए ये मतलब नेसेसरी है कि वो पहले उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करें। उसने ऑन पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट किया है, तो ऑन पेमेंट ऑफ IGST किया है मतलब क्या हुआ, उसने उस टैक्स का पेमेंट ITC से अगर किया है तो वो जो ITC है उसके बारे में अभी कुछ इनके पास में इंफॉर्मेशन है कि ITC से जेन्युइनली अवेल नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा कुछ आता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन में जो बोर्ड कमिश्नर है वो भी क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट मूव कर सकता है। तो 3 सिचुएशंस में रिफंड विथहेल्ड होगा। पहला, CGST का कमिश्नर या GST कमिश्नर है वो रिक्वेस्ट मूव करता है। सेकंड, कस्टम ऑफिसर है उसको लगता है कि कस्टम्स एक्ट का वायलेशन हुआ है। और थर्ड, बोर्ड कमिश्नर है उनको ऐसा लगता है। इन 3 सिचुएशंस में क्या होगा, रिफंड क्लेम है वो विथहेल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सब रूल 5 हैज बीन ओमिटेड। नए सब रूल्स ऐड हुए हैं 5A, B और C, वो देखते हैं। 5A, where refund is withheld on request of jurisdictional commissioner under clause A or commissioner in board or officer authorized by the board under clause C, such claim shall be transmitted to the proper officer electronically in a system generated form GST RFP 01 and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission. Sub rule 5A क्या कहता है?
अगर रिफंड है वो विदहेल्ड दो सिचुएशंस में, दो कंडीशंस पे किया गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये बताता है। सब रूल 5 एक कौन से दो सिचुएशंस को कवर करता है, जब रिफंड क्लेम है जीएसटी कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर या सीबीआईसी कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर विदहेल्ड किया गया है। ठीक है, जो हमने 3 कंडीशंस देखी थी उसमें से 2 कंडीशंस कवर करता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट होगा, फॉर्म जीएसटी RFD 01। इस फॉर्म के थ्रू रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी जिस दिन ये फॉर्म जनरेट हुआ है। फॉर्म जनरेट होकर कहां जाएगा, फॉर्म जनरेट होकर जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास, और इसकी इंटीमेशन है वो एक्सपोर्टर को भी दी जाएगी कि आपका जो रिफंड क्लेम है वो ऑटोमेटिकली सैंक्शन नहीं होगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है ना, ओके। और जिस दिन फॉर्म जनरेट हुआ है वो दिन या वो डेट कौन सी मानी जाएगी, इट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। सब रूल 5B, where refund is withheld at the request by the proper officer of customs। ऊपर हमने देखा था 3 कंडीशंस या 3 सिचुएशन पे रिफंड क्लेम विदहेल्ड होगा। 2 सिचुएशन 5A में कवर कर दी। थर्ड सिचुएशन है जहां पर कस्टम ऑफिसर है वो विदहेल्ड करता है, वो खुद ही विदहेल्ड करता है कि भाई ये जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो इन कॉन्ट्रवेंशन टू प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट हुआ है। उस सिचुएशन को उन्होंने 5B में कवर किया है। ठीक है, ओके। उस सिचुएशन में क्या होगा, then such claim shall be transmitted to the proper officer of central tax, state tax or union territory tax as the case may be, electronically in a system generated form GST RFD 01, and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission। 5B क्या कहता है, जब कस्टम ऑफिसर विदहेल्ड कर देगा रिफंड, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली एक फॉर्म जीएसटी RFD 01 जनरेट होगा, और उस फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन है वो जीएसटी ऑफिसर है उसके पास में ट्रांसमिट कर दी जाएगी। इसकी इंटीमेशन है वो एक्सपोर्टर को दी जाएगी कि आपका रिफंड क्लेम है वो ट्रांसमिट कर दिया गया है, और जिस दिन ये फॉर्म जनरेट हुआ है उस दिन क्या मान लिया जाएगा, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि आपकी रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल हुई है। मतलब जिस दिन ऑटोमेटिक फॉर्म जीएसटी RFD 01 है वो जनरेट हुआ और आपका जो केस है वो ट्रांसमिट हुआ जीएसटी ऑफिसर के पास में, वो डेट मान ली जाएगी डेट ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। सब रूल 5C, the application for refund in form GST RFD 01 transmitted electronically through the common portal in terms of sub rules 5A and 5B shall be dealt in accordance with the provisions of rule 89। तो ये जो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो ये फॉर्म GST RFD 01 जनरेट हुआ है 5A में और 5B में, ये अब ऑफिसर के पास आ गया है। अब ऑफिसर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो सब रूल 5C कहता है कि रूल 89 में जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड क्लेम करने जब जाते हो तब जो प्रोसीजर फॉलो होता है सेम वो प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, ओके। सब रूल 6 and 7 have been omitted. Let's move on to sub rule 8. The central government may pay refund of IGST to the government of Bhutan on the exports to Bhutan for notified goods. Where such refund is paid to the government of Bhutan, the exporter shall not be paid any refund of the integrated tax. सब रूल 8 ये क्या कहता है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कुछ गुड्स को नोटिफाई करती है तो उस सिचुएशन में जब वो नोटिफाइड गुड्स है वो भूटान में किसी पर्सन को एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उन गुड्स के ऊपर जितना भी IGST लगा है, गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस IGST का रिफंड है वो भूटान की गवर्नमेंट को दे सकती है। तो अगर भूटान की गवर्नमेंट को उस IGST का रिफंड दे दिया तो उस सिचुएशन में जो एक्सपोर्टर है उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। स्ट्रेंज है बट डाला है गवर्नमेंट ने प्रोविजन। ठीक है, अच्छा, ये इन जनरल सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई गुड्स नोटिफाई किए जाते हैं तो ही एप्लीकेबल होगा और उन नोटिफाइड गुड्स पे ही एप्लीकेबल होगा, इन जनरल सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। Sub rule 9,
Application for refund of IGST paid on services exported out of India shall be filed in Form GST RFD 01 and shall be dealt with in accordance with the provisions of Rule 89. सब रूल 1 से लगाकर सब रूल 8 तक हमने बात की एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या सिचुएशन रहेगी। अब सर्विसेज के केस में शिपिंग बिल तो फाइल होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाले प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। तो सब रूल 9 है वो अलग से गवर्नमेंट ने डाला है। ये सब रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उसका रिफंड लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक सेपरेट एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 में। और ये एप्लीकेशन जब वो फाइल करेगा तो उसके बाद में इस रिफंड को सैंक्शन कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब रूल 89 में जाकर डिटरमाइन होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलो तो सर्विसेज चाहे आप जो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करो चाहे अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करो, उसका प्रोसीजर है वो सेम रहता है, वो रूल 89 है, वही उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नाउ द लास्ट सब रूल 10, द पर्सन्स क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड नॉट हैव। सब रूल 10 एप्लीकेबल किस पे होता है, चाहे गुड्स का एक्सपोर्टर हो चाहे सर्विस का एक्सपोर्टर हो, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा सब रूल 1 से लगाकर 8 तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल होता है। सब रूल 9 है वो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस पे एप्लीकेबल होता है। सब रूल 10 है गुड्स और सर्विस दोनों के एक्सपोर्टर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सब रूल 10 रेस्ट्रिक्शन बताता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो रूल 96 का बेनिफिट लेना चाहता है, मतलब वो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दो रेस्ट्रिक्शंस में वो फॉल नहीं करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस कौन सी है ये देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, द सेड पर्सन शुड नॉट हैव रिसीव्ड सप्लाईज। किसकी बात हो रही है, उस एक्सपोर्टर की इनवर्ड सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन किस पे, इनवर्ड सप्लाई पे। ठीक है, received supplies on which deemed export benefits or merchant exporter benefits have been claimed by the supplier under notification number 48/2017 CT dated 18th October 2017 or 40/2017 dated 23rd October 2017 or 41/2017 IT rate dated 23rd October 2017। ठीक है, ओके नाउ ये जो 3 नोटिफिकेशन दे रखी है ना, उसमें से ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट की है, और ये जो 2 नोटिफिकेशंस है, एक सीजीएसटी की और एक इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी की, ये 2 नोटिफिकेशंस है, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर स्कीम की नोटिफिकेशंस है। ठीक है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको पता ही है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में सप्लाई करता है गुड्स, या फिर वो क्या करता है से ईपीसीजी लाइसेंस के थ्रू सप्लाई करता है, या फिर किसी ईओयू को, ईएचटीपी को या एसटीपी यूनिट को अगर सप्लाई करता है, तो उसकी सप्लाई को डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है जीएसटी लॉ में। ठीक है, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये इस नोटिफिकेशन पे 48/2017 में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 2 नोटिफिकेशंस है मर्चेंट एक्सपोर्टर स्कीम की नोटिफिकेशंस है। इन नोटिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन है अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है, तो उसको अपने गुड्स पे नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगाकर उसको गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया कि वो कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट कितनी है 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी या फिर 0.1% आईजीएसटी, ये रेट लगाकर वो क्या कर सकता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को है गुड सप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन दोस नोटिफिकेशंस। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये 2 तरह के जो बेनिफिट्स है वो उसके इनवर्ड सप्लाई पे क्लेम नहीं किए हुए होने चाहिए ना। इसको अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज करो एक कोई कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, से एबीसी एक्सपोर्ट एक कंपनी है। आपको ये चेक करना है इस एबीसी एक्सपोर्ट को रूल 96 का यानी कि ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का बेनिफिट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो हमने देखी है वो रेस्ट्रिक्शन क्या कहती है उसको समझते हैं। सपोज करो एबीसी एक्सपोर्ट्स ने किससे गुड्स लिए, सपोज करो एक्स लिमिटेड से गुड्स लिए। ठीक है ना, तो रेस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल होगी,
जब ये जो एक्स लिमिटेड है इसने जो गुड सप्लाई किए एबीसी एक्सपोर्ट को, इस एक्स लिमिटेड ने अगर नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट का अगर बेनिफिट ले लिया तो एबीसी एक्सपोर्ट को रूल 96 है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब इसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि ये अंडर बॉन्ड या एलपी एक्सपोर्ट करें, राइट? ओके, सेकंड केस क्या होगा, एक्स लिमिटेड ने एबीसी एक्सपोर्ट को गुड्स सप्लाई की, ठीक है ना, और एक्स लिमिटेड ने क्या किया, नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 और 41/2017 यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर स्कीम का बेनिफिट ले लिया और कंसेशनल रेट पे एबीसी एक्सपोर्ट को गुड सप्लाई किए। उस सिचुएशन में भी ये जो एबीसी एक्सपोर्ट है इसको रूल 96 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अंडर बॉन्ड या एलपी एक्सपोर्ट करना। समझ आया? ठीक है, ओके। अब अपन लोग सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है वो देखते हैं। नाउ सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या कहती है, the person claiming refund of IGST on export of goods or services should not have availed benefit of notification number 78/2017 customs dated 13th October 2017 or 79/2017 customs dated 13th October 2017 except so far as it relates to receipt of capital goods by such person against EPCG scheme. Now सेकेंड जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या कहती है कि ये जो पर्सन है, हमने एग्जाम्पल में बात की थी एबीसी एक्सपोर्ट की, अब सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है वो क्या कहती है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में तुमको ये देखना पड़ता था कि उससे जो उसकी जो इनवर्ट सप्लाई है वो इंडिया में से आई है और उसका जो सप्लायर है उसने डीम्ड एक्सपोर्ट का या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया हुआ होना चाहिए। अब जो सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एबीसी एक्सपोर्ट्स है इसने गुड्स इंपोर्ट किए थे और इंपोर्ट करते टाइम इसने क्या किया, दो नोटिफिकेशंस का बेनिफिट लिया। कौन से दो नोटिफिकेशंस, 78/2017 कस्टम्स और 79/2017 कस्टम्स। इन दो नोटिफिकेशंस का अगर उसने बेनिफिट ले लिया तो उसको क्या होगा, ये एक्सपोर्ट और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना हम लोग ये देखते हैं कि ये नोटिफिकेशंस कहती क्या है। सबसे पहला ये नोटिफिकेशन नंबर 78/2017 कस्टम्स है, ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई भी जो सबसे पहले इसका बेनिफिट मिलता है किसको है, अगर कोई ईओयू है, ईएचटीपी है, एसटीपी यूनिट है, वो क्या करती है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करती है तो उसको निल रेट पे लाना अलाउड है। उसको बीसीडी नहीं पे करनी, उसको आईजीएसटी नहीं पे करना, उसको कंपनसेशन सेस नहीं पे करना। ठीक है, ये कहां पे लिखा है, ये 78/2017 कस्टम्स है, ये बताती है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक कोई कंपनी है ए लिमिटेड, वो ईओयू है, तो जब वो अपने गुड्स इंपोर्ट करेगी तो उसको 78/2017 कस्टम्स है इसका बेनिफिट मिलेगा और उसको इंपोर्ट के टाइम में आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, तो 78/2017 कस्टम इज क्लियर। ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी यूनिट्स अगर गुड्स इंपोर्ट करती है, अगर बॉन्डेड वेयरहाउस से लाती है या फिर कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड हुई है वहां से उसने इंपोर्ट किए हैं, तो उस सिचुएशन में इसको आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस नहीं पे करना है। ये कहां लिखा हुआ है, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 78/2017, राइट? ओके, नाउ 79/2017 कस्टम्स ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई भी यूनिट है, कोई भी कंपनी है, उसके पास अगर एडवांस ऑथराइजेशन है, ईपीसीजी लाइसेंस है और ये गुड्स अगर इंपोर्ट करती है तो इंस्टेड ऑफ पेइंग ड्यूटी इन कैश, है ना, कस्टम ड्यूटी लगेगी, बीसीडी है, कुछ भी इंपोर्ट किया पीसीडी लगेगी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, ये सब लगती है। नाउ 79/2017 कस्टम्स क्या कहती है कि भाई जिन लोगों को एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी लाइसेंस मिला हुआ है उनको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। और ये नोटिफिकेशन कहती है कि जब आप इंपोर्ट करोगे उस टाइम आप कैश में ड्यूटी पे करने की जगह पे आप क्या कर दो, आपके पास जो एडवांस ऑथराइजेशन है, ईपीसीजी लाइसेंस है, उसमें आप ड्यूटी डेबिट कर दो। तो सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इस नोटिफिकेशन का अगर आप बेनिफिट लेते हो तो भी कैश में आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है?
मतलब क्या हुआ कि अगर हमने क्या किया है, एग्जाम्पल ये हम लोग वापस से लेते हैं एबीसी एक्सपोर्ट्स वाला। इसमें हमने क्या देखा था, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, एबीसी एक्सपोर्ट है, इसने क्या किया है, कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, है ना, मतलब ये फॉरेन से लेके आया है, फॉरेन सप्लायर से आया है, ठीक है। तो इसने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं और उन गुड्स को इंपोर्ट करते टाइम बेनिफिट लिया है 78/2017 का या 79/2017 का। दोनों कस्टम्स की नोटिफिकेशन है, मतलब किसकी बात हो रही है कि इंपोर्ट की बात हो रही है कि एबीसी एक्सपोर्ट ने कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है और उसको मैन्युफैक्चर करके वो कोई गुड्स बनाएगा और उस गुड्स को क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एबीसी एक्सपोर्ट ने जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था और इन दो नोटिफिकेशंस का बेनिफिट अगर ले लिया, उसके बाद में उसने कुछ गुड्स बनाए और अब उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन एक छोटा सा, सपोज करो इंपोर्ट किया था, जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल का अपन सपोज बात करते हैं कि उसने क्या इंपोर्ट किया, से ग्रैनुअल्स, है ना, ग्रैनुअल्स इंपोर्ट किए और उससे वो क्या बनाएगा, से प्लास्टिक की बॉटल्स बनाएगा, ठीक है, और प्लास्टिक की बॉटल्स है वो एक्सपोर्ट करेगा। ग्रैनुअल्स मतलब जो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो दाने होते हैं जिनको मेल्ट करके प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं, उनको ग्रैनुअल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रैनुअल्स इंपोर्ट किए और इंपोर्ट करते टाइम क्या किया, 78/2017 या 79/2017 का बेनिफिट लिया और कस्टम ड्यूटी कैश में नहीं पे की, ठीक है। अब वो ग्रैनुअल्स की हेल्प से क्या करेगा, ये एबीसी एक्सपोर्ट्स है, वो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाएगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ सब रूल 10 है, वो क्या कहता है कि अगर एबीसी एक्सपोर्ट्स ने इंपोर्ट करते टाइम इन दो नोटिफिकेशंस का बेनिफिट लिया है, तो जब वो इससे गुड्स बना के वापस एक्सपोर्ट करेगा तो उस टाइम उसको क्या करना है, उसको रूल 96 है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अगर इंपोर्ट करते टाइम इन दो नोटिफिकेशंस का बेनिफिट लिया तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अंडर बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट करना। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो हमने देखी रेस्ट्रिक्शन। अब जो रेस्ट्रिक्शन है ये एक पे एप्लीकेबल नहीं होती है, किस पे नहीं एप्लीकेबल होती है, ये देखो, except so far as it relates to receipt of capital goods by such person against EPCG scheme। मैंने बताया था ये जो नोटिफिकेशन है 79/2017 कस्टम्स, ये क्या बताती है कि आप गुड्स अगर एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में इंपोर्ट करते हो या ईपीसीजी लाइसेंस के अगेंस्ट में इंपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस पे करने की जरूरत नहीं होती। ये इस नोटिफिकेशन में इसका बेनिफिट मिलता है। नाउ ईपीसीजी लाइसेंस भी इस नोटिफिकेशन में कवर होती है 79/2017 में, बट ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसमें से ईपीसीजी लाइसेंस को हटा दिया। मतलब क्या हुआ, वापस एग्जांपल पे आते हैं और देखते हैं। मतलब ये हुआ कि सपोज करो एबीसी एक्सपोर्टर्स ने इंपोर्ट किया, ठीक है, 79/2017 का बेनिफिट लिया। अगर एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट लिया है तब तो रूल 96 एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अगर इसने ईपीसीजी लाइसेंस का बेनिफिट लिया है, मतलब 79/2017 अगर आती है तो आपको चेक करना है, अगर ईपीसीजी लाइसेंस का बेनिफिट लिया है तो ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ईपीसीजी लाइसेंस का बेनिफिट अगर लिया तो आपको रूल 96 अलाउ हो जाएगा। मतलब आपने वो जो कैपिटल गुड्स है उसकी हेल्प से आपने जो भी गुड्स बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे, आप जो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट अगर एडवांस लाइसेंस का आपने बेनिफिट लिया था तो फिर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी और आपके लिए अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। ओके, नाउ एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, वो देखते हैं। For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid IGST and compensation cess on inputs and has availed the exemption of only basic custom duty under the said notifications। क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन, इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नाउ देखो, ये कहता है कि सबसे पहले तो आएगा कभी, ये एप्लीकेबल तब होगा जब आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की और आपने क्या किया, कोई लाइसेंस है उसमें डेबिट किया है। नाउ अपन
एज्यूम करते हैं कि ये जो एबीसी एक्सपोर्ट है, इसने क्या किया था, इसने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, राइट। अच्छा, अभी गुड्स इंपोर्ट कर दिए हैं और इंपोर्ट करते टाइम क्या किया, इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन था, ठीक है। इंपोर्ट करते टाइम इस पे ड्यूटी लगी, एक बीसीडी लगी, ठीक है, एक जो आईजीएसटी है वो लगा और एक कंपनसेशन सेस है वो लगा, ठीक है। नाउ एबीसी लिमिटेड के पास एडवांस ऑथराइजेशन है। अब एबीसी लिमिटेड के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो ये तीनों है, बीसीडी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस, ये तीनों ही चाहे तो क्या कर सकता है, एडवांस ऑथराइजेशन में डेबिट कर सकता है। उस सिचुएशन में उसको कैश में कुछ भी पे नहीं करना है, सारी की सारी तीनों जो कस्टम ड्यूटीज है वो क्या होगी, एडवांस ऑथराइजेशन में डेबिट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तीनों इसने एडवांस लाइसेंस में डेबिट कर दी, मतलब उसने कैश में कोई भी ड्यूटी पे नहीं की है, तो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी। मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो निल रेट पे अगर ये इनपुट्स लेके आ गया है तो इसके लिए ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का बेनिफिट लेना अलाउड नहीं है, राइट। ओके, अब एक्सप्लेनेशन कब आएगा प्ले में, जब लग तो ये तीनों ड्यूटी रही है ना, बिल ऑफ एंट्री फाइल की इसमें तीनों ड्यूटीज लग रही है, बट ये क्या करता है, एडवांस ऑथराइजेशन में सिर्फ इसने बीसीडी है वो डेबिट की, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस है ये, और ये क्या कहता है कि ये तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कैश में पे करूंगा, कैश में बैंक से जैसे भी। अगर ये दोनों को पे कर देता है, एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट इसके ऊपर ये नहीं लेता है, तो उस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, अगर ये कैश में पे करता है तो इसको रूल 96 का बेनिफिट है वो मिलेगा। समझ आया? मतलब अगर इसने ऑन पेमेंट लिया है, एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट इनके ऊपर लिया ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ आया? ये था इस एक्सप्लेनेशन का मतलब, ठीक है। तो अगर अपन सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर आप जब रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, जो एक्सपोर्ट गुड्स आपने बनाए हैं, बेसिकली उसकी बात हो रही है कि उस एक्सपोर्ट जो गुड्स बनाने में आपने जिन जिन रॉ मटेरियल्स को यूज किया है या जो आपने इनपुट्स लेके आए थे, इनवर्ट सप्लाई जो आपकी थी, अगर वो आप मिल रेट पे लेके आ गए हो या कंसेशनल रेट पे लेके आ गए हो, ठीक है, तो आपको ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगी। ये बेसिकली इस सब रूल 10 का जिस्ट है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन डाला उन्होंने, क्या था, ईपीसीजी लाइसेंस में अगर आप लेके आते हो तो रूल 96 वाली रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अगेन, अगर आप लाइसेंस में इंपोर्ट करते हो बट जब आप ड्यूटी पे करने गए तो लाइसेंस का बेनिफिट आपने सिर्फ बीसीडी पे लिया, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस पे आपने लिया ही नहीं, तो अगर आप लाइसेंस में डेबिट नहीं करोगे तो ये रेस्ट्रिक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। I hope this lecture was helpful for you. If yes, make sure to hit that like button, share करना and do subscribe this channel for more such videos. This is CA Preeti Pariyar signing off for now. Goodbye.